हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईटीयू क्लासेस। दोस्तों, आज है दिसंबर 21, ट्यूसडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। दोस्तों, आज कुछ खास टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं और आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि जो मैरिज की एज 18 साल से जो 21 साल कर दी गई है वो बहुत गलत है। यानी कि जो वो चेंज हुआ है, हम लोग आज उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं। उसके अलावा कुछ छोटी मोटी न्यूज़ और भी बहुत सारी रहने वाली हैं, तो आप मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। देखिए, न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने का फ़ायदा तभी है जब आप पूरी एनालिसिस देखते हो। एक आधी न्यूज़ देखने से कोई ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है और कोई आपको ज़्यादा उसमें आउटपुट भी नहीं मिलता है। तो पूरी एनालिसिस देखा करो, तभी आपका पूरा आउटपुट यहाँ पे नज़र भी आएगा। चलिए, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। आपके सामने जो दोस्तों ये है आज के इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज की पहली न्यूज़, जो कहती है कि 6 मोर सीट्स फॉर द जम्मू, 1 एक्स्ट्रा फॉर कश्मीर, डीलिमिटेशन ड्राफ्ट। अब देखिए, ये डीलिमिटेशन क्या होता है? देखिए, लिमिट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की बाउंड्री बना देना। डीलिमिट का मतलब होता है कि उस चीज़ की जो लिमिटेशन है, यानी कि जो बाउंड्री है, उसको मॉडिफाई करना। हम यहाँ पे किसकी बाउंड्री की मॉडिफिकेशन की बात करते हैं? हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब समझते हो ना? जैसे जब हमारे यहाँ पे जनरल इलेक्शन होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, या फिर जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए चुने जाते हैं। अब एक एमएलए जो रिप्रेजेंट करता है, वो उसको जो है कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ वोट्स, यानी कि जो पॉपुलेशन होती है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से कुछ फिक्स पॉपुलेशन ही एक एमपी को रिप्रेजेंट करती है। अब ऐसा पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी के लिए होता है। देखो, मान लो एक एमपी के पीछे जो है 10 लाख वोट होती हैं, मतलब उसको 10 लाख पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म रहेगा। हमारी कंट्री में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे, ये सबके लिए बराबर बराबर होता है। ऐसा नहीं होता कि हरियाणा का जो एमपी होता है वो उसको 20 लाख लोग चुनते हैं और तमिलनाडु में कोई एमपी होता है उसको सिर्फ 11 लाख लोग ही चुनते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इससे तो पूरा इलेक्शन, हमारा जो प्रोसीजर वही खराब हो जाएगा ना। तो ये इलेक्शन कमीशन के अंदर जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है, ये इस बात को इंश्योर करता है कि कंट्री में जो हमारे एमपीज हैं और जो एमएलएज हैं वो बराबर बराबर पॉपुलेशन के द्वारा ही इलेक्ट किए जाएं, जिससे पूरे के पूरे स्टेट के अंदर या देश के अंदर यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। अब ये जो डीलिमिटेशन है, ये आपका स्टेट लेवल पे भी किया जाता है और सेंटर के लेवल पे भी किया जाता है। तो जैसे कोई इन्हें पॉपुलेशन सेंसस होता है, जनसंख्या बढ़ती रहती है घटती रहती है, उसके हिसाब से ये डीलिमिटेशन किया जाता है। मेरे ख्याल से आपको डीलिमिटेशन समझ में आ गया होगा। डीलिमिटेशन के बारे में एक आधी एक्स्ट्रा न्यूज़ अगर आपको जाननी है तो आप गूगल कर सकते हो, या फिर आपके जो लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत में जाके भी पढ़ सकते हो। देखिए क्या कहता है। जो डीलिमिटेशन कमीशन होती है ना, ये हाई लेवल बॉडी होती है जिसको पार्लियामेंट सेटअप करता है। इसे कंट्री के प्रेसिडेंट जो है वो इसको अपॉइंट करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में काम करते हैं और इसके मेंबर कौन होते हैं? रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जो इंडिया के होते हैं वो, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया इसमें पता चल गया होगा। डिटेलिंग आपको पढ़नी है तो आप अलग से पढ़ सकते हो। अब ये जो न्यूज़ है वो इसी के बारे में है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर को हम लोगों ने दो यूटी में डिवाइड कर दिया। एक हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर, एक हो गया हमारा लद्दाख। लद्दाख के अंदर तो कोई भी लेजिस्लेचर अभी नहीं है, मतलब लद्दाख पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल में है, जैसे चंडीगढ़ है, राइट, जैसे अंडमान निकोबार है, लेकिन जैसे पौंडीचेरी है और जैसे दिल्ली है, ये हालांकि यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन इनका खुद का एक लेजिस्लेशन भी है ना, खुद पे यहाँ पे एमएलएस वगैरह चुने जाते हैं। लेकिन लद्दाख में इस तरह का प्रोविजन नहीं है। हालांकि लद्दाख वाले शुरू में इस चीज़ को बहुत वेलकम कर रहे थे, खुशियां मनाई थी, दिवाली मनाई थी, लेकिन अभी लद्दाख वाले थोड़े से परेशान हैं। वो कहते हैं कि भैया देखो, थोड़ा बहुत जो पहले हमारा रिप्रेजेंटेशन था, जब जो एंड के स्टेट हुआ करता था, वो थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन भी हमारा चला गया। तो पहले लद्दाख वाले सोच रहे थे कि उनके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी समस्या हो गई है। जो 2-3 एमपी एमएलएस वगैरह बेचारे वहाँ से चुने जाते थे, वो भी नहीं है। तो वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें लोग जो है आप 6 शेड्यूल में डाल दीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये क्यों डिमांड कर रहे हैं, इसके लिए तो ऑलरेडी हम लोग एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, आपने उसको देख भी लिया होगा। हम यहाँ पे जेएंडके की बात कर रहे हैं। तो जेएंडके के अंदर दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा कश्मीर वाला रीजन होता है और एक हमारा जम्मू वाला रीजन होता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो बनाया गया था, उसने अभी इनकी जो सीट्स की, यानी कि जो डीलिमिटेशन किया गया है, उसके अंदर थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए हैं। और वो चेंजेस कुछ इस तरह से हैं, हालांकि यूपीएससी में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कि जो जम्मू रीजन है, जम्मू रीजन में पहले 37 सीट्स हुआ करती थी, जिसको बढ़ा के 43 कर दिया गया है। और कश्मीर के अंदर पहले 46 सीट्स हुआ करती थी, जिसको बढ़ा के अभी 47 कर दिया गया है। तो आने वाले समय में जब इलेक्शन होंगे जेएंडके के यूनियन टेरिटरी में, तो वहां पे 43 सीट्स पे जो इलेक्शन लड़े जाएंगे एमएलएस के लिए, वो जम्मू में, और 47 के लिए जो है वो
कश्मीर में। तो टोटल जो है यहाँ पे मिला के ये सीट्स बनाई गई हैं। उसके अलावा 24 सीट्स को पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए हम लोगों ने खाली छोड़ दिया है। जब फ्यूचर में हम लोग पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने अंदर मिला लेंगे तो 24 जो है हम यहाँ से भी ऐड कर देंगे। इसमें कुछ एससी कम्युनिटीज़ और एसटी कम्युनिटीज़ को भी रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे गद्दी ट्राइब है, बकरवाल है ना, तो वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको भी यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन दे दिया गया है। तो ये जो थोड़ी सी जो है यहाँ पे न्यूज़ थी। लेकिन जो जे.एंड.के की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे आपकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है पीडीपी, ये इसको अपोज कर रहे हैं। ये कहते हैं कि देखो भैया, कश्मीर के अंदर मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है और जम्मू जो है वो हिंदू डोमिनेटेड रीजन है। तो ये पार्टी बीजेपी की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगा रही हैं कि आपने जे.एंड.के के अंदर इसलिए सीट्स बढ़ाई हैं ताकि यहाँ से जो कश्मीर का जो डोमिनेशन है पॉलिटिक्स में वो कम हो सके। हालांकि सरकार का कहना है कि देखो यार, ये इलेक्शन कमीशन का काम है ना, इसका सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें, ये तो यूनिफॉर्मिटी के लिए किया जाता है ना, तो एग्जीक्यूटिव का कोई खास रोल नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन ही करता है अपने हिसाब से जो भी करता है। वो एक अलग से मुद्दा रहेगा। लेकिन ये जो है थोड़ी सी न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। बिल्स ऑन द लाइफ टर्म्स द सैक्रिलेज पेंडिंग नीड प्रेसिडेंट एसेंट पंजाब टू सेंटर। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहे हैं पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर बेसिकली काफ़ी समय से कुछ भी सही नहीं हो रहा है। थोड़े समय पहले तो वहाँ पे सरकार के पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं थे, तो बिजली के कट लग रहे थे। फिर ये फार्म प्रोटेस्ट हो गया, तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत दिक्कतें हुई, है ना। फिर ड्रोन अटैक भी वहाँ पे पाकिस्तान वाली साइड से हुए। ड्रग्स केस तो खैर आते ही रहते हैं, वो तो रोज़ की बात है। और अभी ये फाइनली एक और ये बहुत ख़राब इंसिडेंट हुआ। पहले अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के अंदर सैक्रिलेज हुआ। सैक्रिलेज का मतलब होता है कि जो अपमान किया जाता है, तो किसका अपमान हुआ यहाँ पे? गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान हुआ। देखिए, पंजाब सिखों में क्या है ना कि 10 गुरु थे, जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। 10वें गुरु के बाद गुरु परंपरा को खत्म कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब जो कि बुक है, जिस बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें ना लिखी हुई हैं, वो दोहे वगैरह वो सारी चीज़ें, उसको ही गुरु मान लिया गया। तो सिखों में क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब को एक लिविंग गुरु माना जाता है, एक जिंदा गुरु माना जाता है। तो उस गुरु का अपमान समझ लो, गुरु उस बुक का अपमान समझो गुरु का अपमान होना, राइट। तो ये इस तरह से उसको सिख धर्म में देखा जाता है। अब वहाँ पे जैसे अब कुरान का अपमान कोई करता है या कोई गीता का अपमान करता है या कोई गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करता है, तो वो उस तरह की चीज़ है। तो पंजाब में जो है 2018 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पंजाब अमेंडमेंट को 2018 में पास किया गया था, जिसके तहत अगर कोई सैक्रिलेज करता है, सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब का नहीं, अब भगवत गीता का या कुरान का, बाइबल का या गुरु ग्रंथ साहिब का, तो उसके लिए एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कही गई थी उस बिल के अंदर। हालांकि उस बिल को प्रेसिडेंट का भी एसेंट नहीं मिला है, तो मतलब वो फाइनली पास नहीं हुआ है, लेकिन वो इस तरह से किया गया था। अभी तक जो है सेक्शन 295 और 295A जो इंडियन पिनल कोड 1860 है, इसके तहत पनिशमेंट दी जाती है उन लोगों को जो धर्म ग्रंथों को अपमान करते हैं, लेकिन वो 3 साल की है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। तो पंजाब ने इसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया था। हालांकि पंजाब में कुछ लोग फांसी की डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें इतनी ईजी नहीं होती, क्योंकि अगर देखो ऐसा होने लगा ना यार, तो वो यहाँ पे पाकिस्तान वाला हाल हो सकता है। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के लॉ जो हैं वो कितने ज़्यादा टफ हैं। पाकिस्तान में क्या होता है ना, अगर किसी आदमी को मारना है, उसको टारगेट करना है, मान लो कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से है या हिंदू कम्युनिटी से है, किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से, तो वो क्या करते हैं, गांव के 10-20 लोग मिलके उस बंदे के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि उसने मोहम्मद साहिब का अपमान किया है या फिर कुरान का अपमान किया है, और 20-30-50 लोग मिलके उसको मार देते हैं जान से। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है वहाँ पे ब्लास्फेमी एक्ट का। अगर इंडिया में भी इस तरह के लॉ बहुत सख्त अगर बनाए जाने लगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ लोग टारगेट करने लगे, है ना। कुछ 10-20 लोग मिलके बोलेंगे यार इसने तो गीता का अपमान किया है, इसने तो बाइबल का अपमान किया है, इसने तो गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है, और उसको पीट पीट के मार देंगे, उसकी लिंचिंग कर देंगे। तो ये माहौल इस तरह का बन सकता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें इतना ईजी नहीं है जितना ऊपर सरफेस पे देखने से लगती हैं। अगर आप थोड़ा सा डीप डाउन जाओगे तो इसके कंसिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इसलिए शायद प्रेसिडेंट ने अभी तक उस बिल को एसेंट नहीं दिया है। खैर, एक कानून का मुद्दा है, कानून की ना तो हमें ज़्यादा जानकारी है और ना ही हमें ज़्यादा जानकारी होने की ज़रूरत है। जितना जितना यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से चाहिए उतना हम लोग करके निकल सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। लिंकिंग इलेक्टोरल रोल टू आधार, ऑपोजिशन ऑब्जेक्ट्स, गवर्नमेंट पुशेस द बिल थ्रू। ठीक है, देखिए, ये एक टॉपिक हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि सरकार जो हमारा इलेक्टोरल रोल होता है ना, यानी कि जो वो लिस्ट आती है ना, इलेक्शन कमीशन एक लिस्ट जारी करता है जिसके अंदर जो वोटर होता है उसका नाम होता है, तो इलेक्टोरल रोल को जो है आधार कार्ड से लिंक करने की सरकार ने स्कीम लगाई है। तो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म का ही ये पार्ट है। इसमें क्या होगा कि जो लोग फ्रॉड करते हैं या डबल वोटिंग कर देते हैं, उनको यहाँ से निकाला जा सकता है। दूसरी बात,
कई लोग इंडिया में ऐसे हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो, जो 2-2 3-3 जगह से जिन्होंने अपनी जो है वोटिंग कार्ड बनवाया हुआ है। उसने बिहार से भी बनवा रखा है, हिमाचल से भी बनवा रखा है, महाराष्ट्र से भी बनवा रखा है, और वो कहीं भी वोट कर देते हैं। जनरल इलेक्शन में महाराष्ट्र में वोट करेंगे और स्टेट वाले इलेक्शन में जो है हरियाणा में वोट करेंगे और फिर कहीं हो जाके वोट कर देते हैं। तो ऐसा भी बहुत बार यहाँ पे देखा गया है। तो उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए सरकार कहती है कि भैया हम जो इलेक्टोरल रोल को आधार कार्ड से लिंक करेंगे ताकि एक आदमी एक ही जगह पे वोट कर सके। तो वो थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे थी, जो कि यहाँ पे देखने लायक है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये वॉलंटरी है, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। लेकिन वो हमें पता, आपको पता है कि हमारे देश में चीज़ें पहले वॉलंटरी शुरू होती हैं, बाद में वो मैंडेटरी हो जाती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है और आधार बिल के अंदर भी साफ साफ कहा गया है कि आधार जो है वो कहीं पे भी मैंडेटरी यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के समय में आप देखते हो कोई भी सर्विस आप लेने जाओगे तो आधार मांगते ही हैं आपसे, बिना आधार के आपको वो सर्विस देंगे नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आधार एक वॉलंटरी है, आधार को आप किसी भी चीज़ के लिए मैंडेटरी नहीं कर सकते। और आधार जो है दोस्तों वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, लेकिन जो आपका वोटर ID कार्ड होता है ये सिटीजनशिप का प्रूफ होता है। आधार जो है वो इस चीज़ का प्रूफ होता है, वो रेजिडेंसी का प्रूफ होता है कि ये आदमी हमारी कंट्री में रह रहा है, इसीलिए उसको आधार दिया जाता है ताकि उसको गवर्नमेंट की सुविधाएं मिल सकें। लेकिन अगर किसी आदमी के पास आधार कार्ड है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं भारत का सिटीजन हूं, क्योंकि सिटीजनशिप के लिए उसके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए। अगर आप आधार को वोटर ID से लिंक करोगे, इसका मतलब आधार का जो बेसिक फंडामेंटल जो उसका ऑब्जेक्टिव है आप उसको डिफीट कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए अपोजिशन पार्टी इसको अपोज कर रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है, देखिए हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों के पास अभी आधार है भी नहीं। आपको सुनने में ऐसा शायद अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अभी भी सेंट्रल इंडिया में, उड़ीसा वगैरह में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हमारी ऐसी हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या किसी के आधार कार्ड गुम हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड पे जो उनका नाम है उसकी स्पेलिंग गलत है। उन लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ कुछ भी लिखी हुई है। तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी है आधार कार्ड में। तो अगर आप आधार कार्ड के बेसिस पे उनके वोटर ID कार्ड को सपोज करो रिजेक्ट करने लगे, तो कितने सारे लोगों के वोटर ID कार्ड रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टी इसको जो है अपोज कर रही है। डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई एक्सप्लेन सेक्शन जरूर आएगा इंडियन एक्सप्रेस में फ्यूचर में, या फिर कोई एडिटोरियल सेक्शन जरूर आएगा, उसको हम लोग अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ने की कोशिश करेंगे जब वो आएगा। ठीक है, जब आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन एनफ है। खैर, एक न्यूज़ है ये जो है, अमिड रकस RS पासिस NDPS अमेंडमेंट बिल, नारकोटिक्स ड्रग एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का बिल जो है वो पास किया गया है। कोई खास न्यूज़ नहीं है, जब इसके बारे में कुछ और डिटेलिंग में आएगा तब इसको देखेंगे। ठीक है, मतलब जो क्रिटिकल एनालिसिस आएगा, तो क्रिटिकल एनालिसिस आएगा तब हम लोग इसको देखेंगे। हालांकि पास्ट में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। गवर्नमेंट की ने खुद ही आंकड़ा दिया है कि पिछले 7 सालों में 2014 से लेकर 2021 तक 122 स्टूडेंट फ्रॉम IITs एंड फॉर IIMs एंड द सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन्होंने सुसाइड कमिट किया है। तो 122 बच्चों की, स्टूडेंट्स की जान चली गई है पिछले 7 सालों में, जो कि मुझे बहुत शॉकिंग लगता है। देखिए, किसी भी बच्चे का ड्रीम होता है ना, कि यार उसका IIT में एडमिशन हो जाए, उसका IIM में एडमिशन हो जाए, या अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाए। अब उस एडमिशन के बाद अगर वो बच्चा सुसाइड कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम में कुछ गड़बड़ है ना। मतलब एक ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन मिलने के बावजूद भी अगर आप सुसाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रोसीजर में गड़बड़ है, या वहाँ पे ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं, उनके डिप्रेशन को हैंडल नहीं किया जाता है, तो कुछ ना कुछ तो है। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं ना, कई बार आप अपने एग्जाम वगैरह में कोट कर सकते हो एज इट इज़, क्योंकि गवर्नमेंट के आंकड़े हैं तो डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में स्टूडेंट सुसाइड को लेके या स्टूडेंट की समस्याओं को लेके, तो आप इस तरह के आंकड़ों को अपने मेंस के क्वेश्चन के अंदर भी डाल सकते हो, क्योंकि मेंस में जो आप अपने फैक्ट वगैरह डालते हो ना, तो आपकी क्वेश्चन की लेजिटिमेसी काफ़ी बढ़ जाती है, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं। खैर, अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। सेंट्रल एशियन लीडर्स कॉल ऑन द PM कोऑपरेशन कनेक्टिविटी ऑन द टेबल। हालांकि कोई खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ बता देता हूं कि सेंट्रल एशिया के अंदर जो जो कंट्रीज आती हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, ये रही सेंट्रल कंट्रीज रही। कजाकिस्तान है यहाँ पे, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना। ये सारी की सारी कंट्री जो है सेंट्रल एशियन कंट्री है। इंडिया इनको पता क्या कहता है? इंडिया कहता है कि ये हमारे पड़ोसी हैं। कैसे पड़ोसी हैं? ये हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है तो पड़ोसी, लेकिन थोड़े दूर के पड़ोसी हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड नेबरहुड, इस तरह की टर्म्स डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में आंसर लिखने के लिए यूज कर सकते हो। बहुत इफेक्ट पड़ता है यार इस तरह की टर्म से। तो आपके पास, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए, जहां पे आप इस तरह के अच्छे अच्छे जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप नोट कर सकते हो। पॉलिटी के लिए सेक्शन अलग से बना सकते हो, है ना। IR के लिए सेक्शन अलग से बना सकते हो, इकोनॉमी के लिए। तो इस तरह के कीवर्ड्स जो है ना, वो आपको हेल्प करते हैं एग्जाम में।
अच्छा आंसर लिखने के लिए कि लैंग्वेज आपकी बहुत रिच होती है, इंप्रूव होती है, और अच्छी लैंग्वेज आप लिखोगे ना जब एग्जाम में, तो बढ़िया आपको नंबर मिल सकते हैं। तो मोदी जी ने इनको जो है 5 कंट्री के प्रेसिडेंट्स जो है हेड हैं उन स्टेट्स के, उनको अपने रिपब्लिक डे पे सेलिब्रेट मतलब इनवाइट भी किया है, और वो शायद आ भी जाएंगे। तो इंडिया चाहता है कि वो सेंट्रल एशियन कंट्री में अपना थोड़ा सा प्रभाव बढ़ाए, क्योंकि अभी यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो चाइना का बहुत ज़्यादा है, यू नो, और रशिया का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो कंट्री है ना, ये कभी ना कभी रशिया का पार्ट हुआ करती थी 1991 से पहले। जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये अलग हो गई, लेकिन अभी भी यहाँ पे रशिया का और चाइना का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन और यहाँ पे जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, खासकर यूरेनियम, जो जो आपकी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इंडिया चाहता है कि इनके साथ थोड़े बहुत रिश्ते हम लोग अच्छे करें, और चाइना का इम्पैक्ट थोड़ा सा हमारे पड़ोस में कम हो, और यहाँ से कुछ सस्ते दामों पे तरीके से हम लोग इंडिया के अंदर उन नेचुरल रिसोर्सेज को लेके आ सकें। लेकिन यहाँ पे कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो जाने नहीं देता हम लोगों को, वहाँ से रास्ता देता नहीं है जाने के लिए। चाइना वैसे ही हमें रास्ता नहीं देगा, अफगानिस्तान में वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है ना, वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये सारी की सारी कंट्री आप एक तरह से देखोगे तो ऑलमोस्ट ये लैंड लॉक कंट्री हैं, तो किसी बड़े समंदर से, इंडियन ओशन वगैरह से कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी की यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यार जहाज़ों में कितना ही नेचुरल रिसोर्स आप वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको भी पता है। तो इंडिया चाहता है कि थोड़े रिलेशन यहाँ पे हमारे अच्छे हों, और अच्छे हैं भी, ऐसी बात नहीं है, खराब नहीं है, तो लेकिन इंडिया इसको एक स्टेप आगे फर्दर लेके जाना चाहता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये कोई खास वैसे न्यूज़ है नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बट स्टिल देख लेते हैं कि एंटी कन्वर्जन बिल गेट्स द कैबिनेट नोड इन द कर्नाटका। देखिए, इंडिया में कई स्टेट ऐसे हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, जिन्होंने अपने अपने स्टेट के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ पास कर रखे हैं। और हालांकि वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है आर्टिकल 25, 26 का, लेकिन अभी वो पेंडिंग है। इसी तरह का एक कानून जो है कर्नाटका के अंदर भी पास कर दिया गया, ये है एंटी कन्वर्जन लॉ, जिसके तहत अगर कोई आदमी दूसरे आदमी को अगर जबरदस्ती या फिर लालच देके किसी भी तरीके से अगर उसका धर्म कन्वर्ट करना चाहता है, ठीक है, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा या जबरदस्ती के द्वारा या मैरिज वगैरह प्रपोजल देके कि आपको मैं सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा, आप ये धर्म कन्वर्ट कर लीजिए, फ्रॉड के द्वारा, अगर इस तरह के तरीके से किसी आदमी का धर्म कन्वर्ट किया जाता है तो उसको सजा मिलेगी, मतलब दैट इज नाउ इलीगल। हाँ, कोई अपनी मर्जी से अगर धर्म कन्वर्ट करना चाहता है वो एक अलग बात है, वो करिए भैया, आप कॉन्शियस हो, आप 18+ हो, आप अपने पूरे होश हवास में कर सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो इस तरह का कर्नाटका के अंदर भी बिल पास हुआ है। इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट में तो खैर केस जाएगा ही, तब मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, देखने लायक। खैर, आज का एडिटोरियल सेक्शन क्या कहता है, अ लीगल फिक्स हार्ड टू इम्प्लीमेंट। देखिए, 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट पढ़ा था मैंने, जो ओवैसी हैं उनका एक स्टेटमेंट था। इंडिया में जो है 18, अगर आप 18 से कम हो तो यू आर अ चाइल्ड, है ना, और अगर इंडिया में आप 18 से प्लस हो देन यू आर एन अडल्ट, ठीक है। और एक अडल्ट बच्चा जो है वो ये चुन सकता है कि उसका प्रेसिडेंट कौन होगा, उसका मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उसका एमएलए कौन होगा, उसका सीएम कौन होगा। मतलब उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी है, सरकार ये मानती है लीगल रूप से कि 18+ अगर कोई हो गया है तो वो एडल्ट हो गया है, मैच्योर हो गया है, और वो अपने देश का प्राइम मिनिस्टर सीएम चुनने के लिए मैच्योर है। लेकिन क्या 18+ अगर कोई हो जाता है वो अपना पार्टनर, लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए मैच्योर है कि नहीं है? सरकार कहती है नहीं है। भैया, लाइफ पार्टनर मैच्योर चुनने के लिए आपको 21 साल में मैच्योर होते हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए आप 18 साल में ही मैच्योर हो जाते हो। तो जो कि थोड़ी सी एक फनी चीज़ भी है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ये तो कम फनी है, दूसरी फनी चीज़ आपको बताता हूँ, जो ये बात भी खुद ओवैसी ने बोली। उन्होंने कहा कि जब आप 18+ हो जाते हो तो आप अपना सेक्सुअल पार्टनर चुन सकते हो। 18+ से कम आप सेक्सुअल पार्टनर नहीं चुन सकते, वो रेप वाली कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अब अगर 18+ हो तो आप कंसेंसुअल सेक्स कर सकते हो, है ना, अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ, किसी के साथ भी। लेकिन शादी आप 21 साल की कर सकते हो। मतलब सेक्स करने की एज जो है वो 18 साल है, लेकिन शादी करने की एज जो है वो 21 साल है, जो कि अपने आप में काफ़ी फनी है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो सरकार को अगर इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करना है तो अभी कई सारे कानूनों के अंदर चेंज करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन, जो मतलब जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, उसके अंदर भी आपको एज जो है वो 18 साल की जो बच्चों वाली है उसको 21 साल करना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। ये लीगल मैटर जब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और फ्यूचर में इस तरह के केस आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ घोटाला यहाँ पे होने वाला है। तो पूरा खिचड़ी बन गया बेसिकली ये। तो उसके बारे में ही ये देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, है ना। सरकार ने बहुत सारे आर्गूमेंट दिए हैं कि मैंने 18 साल से 21 साल क्यों एज की है,
मैंने इसीलिए किया था कि बच्चों की एजुकेशन बढ़े, उनका उनका हेल्थ का लेवल भी बढ़ना चाहिए, मैच्योरिटी भी बढ़नी चाहिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड ऑल दैट, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज के एडिटोरियल में कहा गया है कुछ आपको अलग आर्गुमेंट दिए गए हैं। जो सरकार के आर्गुमेंट है ना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एजुकेशन वगैरह, उसके उलट में कुछ अच्छे अच्छे आर्गुमेंट दिए गए हैं। कि देखिए क्या कहा गया है इस एडिटोरियल के अंदर। इस एडिटोरियल में ये कहा गया है दैट के दिस इज नॉट caused by their marriage later than others, it is because women from the better of groups tend to marry at the higher age. If women who marry at the higher age seem to have the better health and the nutrition indicators. सरकार का ये मानना है कि जो औरतें ज्यादा उम्र में शादी करती हैं, जिनकी उम्र ज्यादा उम्र में होती है शादी, वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से और न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से बेटर होती हैं। जो कि भी आपको सुनने में ठीक ठाक लग रहा होगा कि आप जब लेट शादी करते हो तो आपकी हेल्थ भी बेटर होती है और आपका न्यूट्रिशन भी बेटर होता है। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर यह कहा गया है कि जिनकी लेट शादी होती है ना 21 साल से ज्यादा, वो ऑलरेडी सोसाइटी में बेटर पोजीशन में होती हैं। ऑलरेडी मतलब बेटर पोजीशन में, वो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी बेटर होती हैं, वो मॉनेटरी के पर्सपेक्टिव से भी बेटर होती हैं। तो आप उनको ये आर्गुमेंट नहीं लगा सकते। अगर कोई सोसाइटी प्रोग्रेसिव है, किसी की फैमिली जो है वो एजुकेटेड है, तो ऑलरेडी अपने बच्चों की शादी वो 21 साल से प्लस करते हैं। तो इसमें कानून क्या करेगा, क्योंकि वो तो बिना कानून के भी कर रहे थे, है ना। तो सरकार का ये आर्गुमेंट कि अगर लेट उम्र में शादी होगी तो हेल्थ और अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, ये बिल्कुल बोगस आर्गुमेंट है। क्योंकि जिन लोगों को लेट शादी करनी है तो वो ऑलरेडी करते हैं, वो सरकार से पूछ के यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। दूसरा एक आर्गुमेंट यहाँ पे दिया गया अनीमिया वाला। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो चौथा किया गया था, उसके अंदर हमारे कंट्री में बहुत सारे लोगों में अनीमिया की प्रॉब्लम है। अब खासकर लेडीज में अनीमिया मतलब जिसके अंदर खून की कमी होती है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझने की जरूरत है। सरकार का कहना है कि जब लेट उम्र में शादी होगी तो हेल्थ इंप्रूव होगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंप्रूव होगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है खून की कमी। हमारी कंट्री में जिनकी उम्र 25 साल से, जिनकी शादी जो है वो 25 साल से के बाद होती है, उनके अंदर भी खून की कमी पाई जाती है। और वहां पे भी मेटल मोर्टेलिटी रेट उतनी ही है जितनी 19 और 20 साल में होती है। तो सरकार का यह कहना कि ज्यादा उम्र बढ़ने से मेटल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल बोगस आर्गुमेंट है। क्योंकि भैया वो तो खून की कमी से होता है, और खून की कमी तो उनमें भी होती है जिसकी 25 साल में शादी होती है, जिसकी 29 साल में शादी हो रही है, जिसकी 30 साल में शादी हो रही है, उसमें भी खून की कमी है। तो सरकार का ये आर्गुमेंट भी बिल्कुल फालतू है, ऐसा सरकार का कहना है। मतलब इस आर्टिकल का कहना है। सरकार ने एक चीज और यहाँ पे बोली कि भैया मैं 18 साल से 21 साल की जो उम्र कर रहा हूं, इसमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, जो कि एक बोगस आर्गुमेंट है। क्योंकि जब 1978 में उम्र को बढ़ा के 15 साल से 18 साल किया गया था, उस समय सरकार ने आर्गुमेंट दिया था कि मैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इसको बढ़ा रहा हूं। क्योंकि देखो 1980s के अंदर इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, बहुत बहुत बुरे तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। तो सरकार ने 15 से 18 साल की एज कर दी गई थी। इवन इंटरनेशनली भी जो शादी की उम्र को बढ़ाने का प्रपोजल दिया जाता है, उसमें सबसे बड़ा आर्गुमेंट दिया जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल। तो जब भैया इंटरनेशनली और हमारी कंट्री में जब शादी की एज को बढ़ाने का एक रीजन पॉपुलेशन कंट्रोल करना होता है, तो सरकार ऐसा कैसे कह सकती है कि इस बार मैंने जो एज बढ़ाई है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए नहीं बढ़ाई है। इसका मतलब पास्ट में सरकार ने जो डिसीजन लिए हैं, सरकार उसके अगेंस्ट में ही बात बोल रही है। 1978 में आपने अमेंडमेंट किया था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, 2021 में आप अमेंडमेंट कर रहे हो और कह रहे हो कि नहीं नहीं मेरा पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कोई इरादा ही नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सरकार का अपना जो प्रीवियस स्टैंड था उससे अगेंस्ट में जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने जो है 2017 में एक सर्वे किया था, जिसमें यह कहा गया था अगर लड़कियों की शादी 18 साल से अगर जो ज्यादा में होती है तो दुनिया का जो है $5 ट्रिलियन का सेविंग होता है, जो कि एक बिल्कुल बोगस आर्गुमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल। क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह से हेल्थ की और फर्टिलिटी की बात हम लोगों ने नहीं की है। हाँ, अगर कुछ पैसा बचता भी है तो वो इसीलिए नहीं बचता है कि 18 साल से ज्यादा शादी हो गई है, वो इसीलिए बचता है कि भैया हेल्थ इंप्रूव होती है। और हेल्थ इंप्रूव होने का शादी की एज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको हेल्थ ही इंप्रूव करनी है तो आप फिर तो हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब शादी वाली उसमें क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? देखिए, अगर मैटरनल मोर्टेलिटी आपको कम करना है, अगर औरतों के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ानी है, अगर आपको उनकी हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो भैया आप हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए ना। आप यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सुविधाएं अच्छी कीजिए, राइट। आप
एजुकेशन में जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है उनको बढ़ाइए। आप शादी की एज वाला आर्गुमेंट क्यों दे रहे हो? अब देखो, सोचने की बात है, अगर आपकी किसी लड़की की शादी पहले 18 साल में हो रही थी, अभी वो 21 साल में हो रही है, उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का कोई खास लेना देना नहीं है। भैया, जब मार्केट में जॉब्स ही नहीं होंगी तो चाहे आप 18 में शादी करो, चाहे 25 में शादी करो, चाहे 50 में शादी करो, जब मार्केट में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो उसको जॉब कैसे मिल जाएगा? तो इसके अंदर, एडिटोरियल के अंदर ये कहा गया है कि अगर आपको ये सारी चीजें इंप्रूव करनी है तो शादी की एज बढ़ाने का कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये चीज स्टैटिस्टिकली, फैक्चुअली ये प्रूव हो चुकी है कि सरकार शादी की एज बढ़ाने से हेल्थ के ऊपर या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी ही चिंता है, हेल्थ की इतनी ही चिंता है, एजुकेशन की इतनी ही चिंता है, तो आप फिर उन सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए रादर देन द एज। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात कि हमारी कंट्री में 56% जो शादियां हो रही हैं, खासकर रूरल एरिया में, ऑलरेडी वो काफ़ी कम एज में होती हैं। अब पहले जब 18 साल की उम्र आपने रखी थी, तब भी लोग नहीं मान रहे थे, तब भी चाइल्ड मैरिज हो रही थी। जब आप 21 साल कर दोगे तो आपको क्या लगता है कि लोग अब 21 साल के बाद शादी करना शुरू कर देंगे? अरे भैया, जो लोगों का कल्चर है, आपको क्या लगता है वो कानून को चेंज करने से एक रात में ही कल्चर चेंज हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जिनकी शादी पहले 19 साल में होती थी, उनकी शादी अभी भी 19 साल में होगी, उनकी अभी भी 20 साल में होगी, उनकी अभी भी 21 साल से कम ही होने वाली है। तो इससे होगा क्या? इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो यूथ है, उसको अभी उनकी शादियों को आप इलीगल डिक्लेयर कर दोगे। क्योंकि एक बार आपकी शादी मान लो 19 साल में हो गई, तो आपकी शादी वैसे ही इलीगल डिक्लेयर हो गई, क्योंकि कानून के तहत तो वो इलीगल ही है। तो क्योंकि लोग अपनी प्रैक्टिस को चेंज करेंगे नहीं, तो कानून के चेंज करने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। जो लोग 18 साल से प्लस अपनी लड़कियों की शादी करते हैं, वो इसीलिए नहीं करते हैं कि कानून कहता है, वो रीजन हो सकता है, लेकिन वो ज्यादातर इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एजुकेशनली अवेयर होते हैं। और जो एजुकेशनली अवेयर होते हैं तो उनको कानून से कोई लेना देना नहीं है। अगर कानून 10 साल भी बोलता, वो लोग तब भी 25 साल में शादी करते, उनको कानून से फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली में करना है तो आप एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी बढ़ाइए समाज में, आप अवेयरनेस बढ़ाइए समाज में, आप हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए समाज में। तब जाके जो है अपने आप ही लोग लेट शादी करना शुरू कर देंगे। तो कानून बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो ऊपर वाले मैंने आर्गुमेंट दिए थे आपको, वो रेप वाले और वो सारी सारी चीज़ें, वो तो यहाँ पे है ही, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे पोक्सो एक्ट है, जो चाइल्ड प्रोहिबिशन जो हमारा एक्ट है ना, उनके अंदर सभी के अंदर 18 एज को डिक्लेयर किया गया है कि 18 साल से कम आप चाइल्ड होते हो, 18 साल से ज़्यादा आप मैच्योर होते हो। लेकिन जो नया प्रोविजन किया गया इसके अंदर भैया 21 साल कर दिया गया। मतलब आप अपना सेक्सुअल पार्टनर 18 साल से प्लस होकर चुन सकते हो, लेकिन आप अपने हस्बैंड को सिर्फ 21 साल में ही चुन सकते हो, जो कि अपने आप में काफ़ी एक फनी सा आर्गुमेंट है। खैर, ये क्रिटिकल एनालिसिस करना भी ज़रूर था। इस कानून के क्या क्या फ़ायदे हैं ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है ये डिस्कशन भी हम लोगों ने कर लिया है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको इस पूरे मुद्दे पे ठीक ठाक समझ बन गई है। ये आर्गुमेंट को आप अपनी नोटबुक वगैरह में भी लिख सकते हो ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। ठीक है, चलिए आज का करते हैं एक्सप्लेन सेक्शन। पहले हम इसके बारे में अच्छे खासा डिस्कशन कर चुके हैं, ज़्यादा इसलिए डिस्कशन नहीं करूंगा, हल्का फुल्का आइडिया आपको दूंगा। इकोनॉमी वीकर सेक्शन देखिए, अभी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जो नीट के एंट्रेंस एग्जाम में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जिसे बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, मतलब ये एमबीबीएस के लिए नहीं होता है, ये होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एमडी वगैरह करना है जिसको, एमबीबीएस से आगे की पढ़ाई करनी है उसके लिए होता है। तो ऑल इंडिया जो एंट्रेंस टेस्ट होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मेडिकल में, वहां पे देखिए SC ST कोटा से कोई दिक्कत नहीं है, ओबीसी कोटा से भी कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी कोटा तो वहां पे ऑलरेडी 27% है ही। तो सरकार ने कहा कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको भी हम लोग 10% का रिजर्वेशन वहां पे देंगे, तो जो कि ऑलरेडी दूसरी कैटेगरी में दिया जा चुका है। लेकिन लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि भैया ये लोग, मान लो ब्राह्मण का एग्जांपल लेता हूं, ब्राह्मण एक जनरल कैटेगरी में आते हैं कि ये ब्राह्मण है लेकिन ये गरीब हैं, इसलिए इनको कोटा दिया जाए। तो उसके लिए सरकार ने 8 लाख रुपए एक सालाना की उनकी इनकम को रखा। अगर किसी ब्राह्मण की फैमिली की इनकम अगर 8 साल से कम है तो उसको 10% का कोटा दिया जाएगा, अगर 8 साल से ज्यादा है तो उसको कोटा नहीं दिया जाएगा। ये लिमिट सरकार ने डिसाइड की। यही लिमिट ओबीसी में क्रीमी लेयर की भी है। ओबीसी में हर किसी को दोस्तों रिजर्वेशन नहीं मिलता। ओबीसी में जो क्रीमी लेयर होती है, जिसकी इनकम 8 लाख से ज्यादा होती है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अब यही सेम रिजर्वेशन आपने भैया ओबीसी की क्रीमी लेयर के लिए दिया है, यही ऑब्जर्वेशन आपने जनरल कैटेगरी में जो है उनके लिए दिया है। तो आप सेम क्राइटेरिया कैसे रख सकते हो?
जो कि अपने आप में साफ साफ इंडिकेट करता है कि ये जो पूरा प्रोसीजर है वो बिल्कुल बेकार है, खराब प्रोसीजर है। अब इसको लेके कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि भैया आप ये बताइए कि आप 8 लाख के ऊपर पहुंचे कैसे। देखिए, ओबीसी में क्रीमी लेयर में आप पहुंचे वो अलग बात है, लेकिन जनरल कैटेगरी में आप 8 लाख के क्राइटेरिया पे कैसे पहुंचे, ये हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहा है, क्योंकि दोनों कैटेगरी की समस्याएं अलग अलग हैं। ओबीसी उसको कहा जाता है जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड होता है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी में है ना तो ये एजुकेशनली बैकवर्ड है ना ये सोशली बैकवर्ड है। तो दोनों के लिए आप 8 लाख का क्राइटेरिया कैसे रख सकते हो। जब सरकार ने को ये से सवाल ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सरकार जो है वो बैकफुट पे आ गई। सरकार बेचारी कोई आंसर ही नहीं दे पाई, वो ऐसे मैं अरे सर कर दिया, मैं ऐसे ही करते रह गई। तो सरकार ने बोला देखिए मामा मत करो बकरी की तरह, सीधा सीधा सा बताओ कौन सा प्रोसीजर आपने यहाँ पे फॉलो किया है जनरल कैटेगरी के लिए 8 लाख रुपए डिसाइड करने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसको रिवाइज कीजिए, और जब तक आप इसको रिवाइज करोगे तो काउंसलिंग बंद कर दी गई है। तो ये जो ऑल इंडिया जो कोटा है जो नीट में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उनकी काउंसलिंग को सरकार ने रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो सरकार इसको जो है दोबारा से रिन्यू करेगी, इसके ऊपर दोबारा से स्टडी करेगी और कोई नया कैटेगरी क्राइटेरिया यहाँ पे लेके आएगी प्रॉपर स्टडी करने के बाद। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे था। हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, पहले पास्ट में मैं इसके बारे में अच्छे से डिटेल में करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस वगैरह नहीं देखी हैं तो देख सकते हो, या फिर इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा डिटेलिंग में अगर आपको पढ़ना है तो इसको भी पढ़ सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। दुनियादारी से आज एक न्यूज़ ये है, और तो कुछ खास नहीं है। यूएई टू एंड सेंसरशिप इन द सिनेमैटिक रिलीजेस। देखिए यूएई एक ना बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो इस्लामिक कंट्री है लेकिन फिर भी बहुत लिबरल है। लिबरल इन द सेंस कि यहाँ पे कानून जो है बहुत लिबरल है, औरतों को ड्राइविंग करने का अधिकार है, वो सारी सारी चीज़ें हैं। तो यूएई अपने आप को और ज़्यादा लिबरल दिखाना चाहता है। देखिए जब जितना ज़्यादा आप अपने आप को लिबरल शो करोगे ना, आपकी कंट्री के अंदर उतनी ही इन्वेस्टमेंट आएगा, उतना ही टूरिस्ट लोग आएंगे। तो यूएई ने अपने यहाँ पे एक और रिफॉर्म किया है इस लिबरलाइजेशन की तरफ, अपने आप को लिबरल शो करने की तरफ। ये है कि वहाँ के सिनेमा वगैरह को उन्होंने पूरी तरह से सेंसरशिप से हटा दिया है। वहाँ पे आप अपने अभी फिल्मों वगैरह में कुछ भी दिखा सकते हो। आप वहाँ पे गे मैरिज दिखा सकते हो, आप वहाँ पे सेक्सुअलिटी दिखा सकते हो, आप वहाँ पे बोल्डनेस दिखा सकते हो, आप लेस्बियन मैरिज दिखा सकते हो। अभी कोई दिक्कत नहीं है यूएई के अंदर। यूएई में पहले ये सारी की सारी चीज़ें सेंसर कर दी जाती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इस्लामिक लॉ में अलाउड नहीं है। एलजीबीटी है ना, गे मैरिज, लेस्बियन मैरिज, वो सारी सारी चीज़ें, यू वेरी वेल नो दैट। होमोसेक्सुअलिटी अलाउड नहीं है ना। तो यूएई ने अपने आप को अभी लिबरल इमेज दिखाने के लिए ये चीज़ की है। तो आने वाले समय में आप और ज़्यादा यूएई के अंदर रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। खैर इकोनॉमी वाले सेक्शन में आप कह सकते हो ग्लोबल पॉलिसी टाइटन प्लान्स द एफपीआई फुल आउट प्लम्बट। ये मैं आपको टॉपिक आज नहीं करवाऊंगा क्योंकि पिछले 2-3 एनालिसिस में लगातार करवा चुका हूँ। हल्का सा आइडिया आपको दे देता हूँ। देखिए यूएसए और यूरोप के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होती है, उस इंटरेस्ट रेट का इंडिया की स्टॉक मार्केट के ऊपर सीधा सीधा सा फर्क पड़ता है। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर सीधा सीधा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0 डिग्री है, 0% है, एक्चुअली है ही 0%। तो इसीलिए वहाँ के लोग जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। लेकिन यूएसए में अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज होने वाला है, जिसकी वजह से लोगों ने इंडिया से इन्वेस्टमेंट निकाल के यूएसए के अंदर करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया का स्टॉक मार्केट एकदम डाउन जा रहा है। तो पिछले कई हफ्ते से इंडिया का स्टॉक मार्केट धीरे 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 नीचे जा रहा है और शेयर्स बहुत डाउन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यूएसए के अंदर वहाँ का जो फेडरल बैंक है उसने ये इंडिकेशन दिया है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। और जब जब यूएसए के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तब तब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होता है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ से अपना पैसा खींच के यूएसए की मार्केट में लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। तो भैया जब आपको यूएसए में रिटर्न मिलेगा, आप इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करोगे? सीधी सी बात है। तो ये थोड़ा सा रीजन यहाँ पे दिया गया है इस आर्टिकल के अंदर। उसके अलावा ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है ना, जो ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड द डेवलपमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कई सारे कंट्रीज होते हैं। इन्होंने डिसाइड किया था कि जो एमएनसीज होती हैं, जैसे मान लो फेसबुक है या अमेजोन है, ये कंट्री के ऊपर जो है पूरी दुनिया भर में 15% का मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा। ये कंपनी बड़ी सयानी है, बड़ा दिमाग लगाती हैं। पता क्या करती हैं? मान लो इंडिया यहाँ पे है और यहाँ पे है मॉरिशियस। ये कंट्री क्या करती हैं, इनका हेड ऑफिस होता है मॉरिशियस में और इंडिया के अंदर ये ऑपरेशन करती हैं। और क्योंकि मॉरिशियस के अंदर कोऑपरेटिव टैक्स होता है वो होता है 0%। तो ये क्या करती हैं,
ऑपरेशन करती हैं इंडिया में, पैसा कमाती हैं इंडिया में, लेकिन टैक्स पे करती हैं मॉरिशस में, जो कि काफ़ी 0% है। इसे कहा जाता है टैक्स हेवन। तो ओईसीडी ने डिसाइड किया कि आगे से ये सिस्टम हम लोग खत्म करेंगे। इंडिया भी इन कंपनीज के ऊपर 15% का टैक्स लगा सकता है। मतलब कहने का ये है कि फेसबुक चाहे वो ऑफिस इंडिया में खोले, चाहे वो मॉरिशस में खोले, चाहे वो बहामस में खोले, जहां मर्जी खोले भैया दुनिया में, आपको 15% का टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अगर मॉरिशस में 0 दोगे तो इंडिया में 15 दोगे, अगर मॉरिशस में 5% दोगे तो बचा हुआ 10% इंडिया में दोगे। मतलब अभी भाग नहीं सकते आप, आपको मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा, है ना। ये होता है मिनिमम टैक्स का पूरा कॉन्सेप्ट। हालांकि डिटेल में हम लोग पास्ट में कर चुके हैं, जब ये कानून पास होगा तब इसको और ज़्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी न्यूज़ है, आप इसको खुद से पढ़ सकते हो, कोई बड़ी खास न्यूज़ नहीं है। तो दोस्तों यही था आज का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, पहली बार इसको देख रहे हो, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, हम वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं न्यूज़पेपर की, और कभी कभी टाइम लगता है तो मैं दूसरा मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।